बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 का पृथ्वी और हमारा जीवन यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट को कवर कर लिया था, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। रॉक क्या होते हैं, कितने प्रकार के रॉक होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी ली। अगर आपने वो 2 पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपका 3rd पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पहले चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको इसमें कवर करेंगे। तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे वो आपको अपनी कॉपी में नोट करते भी साथ में चलना है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा इसी की बेसिस पे होगा। यहीं से जो प्रश्न उठेंगे तो जो आपके प्रश्न बनेंगे कहीं ना कहीं यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो सिर्फ क्लास 7 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो उन सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि शिक्षक भर्ती यानी कि DLED या BLED या BEd कर रहे हैं, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आने वाले समय में टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है या CTET का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ जो प्रश्न कराए जाएंगे वो एक स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न होंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता। क्योंकि हम लोग सुने हैं, जानते हैं, पढ़े हैं कि जो हमारी पृथ्वी थी पहले क्या थी, एक दहकते हुए आग का गोला थी। फिर कई करोड़ों वर्षों के बाद ये धीरे धीरे ठंडी हुई। तो वही कह रहा है, अगर पृथ्वी ठंडी ना हुई होती तो क्या होता। तो बच्चों, उत्तर में हम लिखेंगे, अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो इस पर जीवन नहीं होता। या लिख सकते थे, अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो इस पर जीवन संभव नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सोचिए, चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। बच्चों, आपने चट्टानें देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा आपने बुक में दिखाई दिया होगा, जब वहाँ पढ़ाया गया है आप अपनी बुक में देख लीजिएगा या कोई वीडियो देख लीजिए, चट्टानें वहाँ पे दिखाई देंगी। जैसा कि चट्टानें इसमें, अगर आप उत्तर प्रदेश में इधर आजमगढ़ या क्या नाम है कि अम्बेडकर नगर आसपास रहते होंगे तो वहाँ पे आपको चट्टानें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे चट्टानें है नहीं, ये मैदानी भाग है। और चट्टानें अगर देखना है तो आप पहाड़ी एरिया में जाइए, वहाँ पे आपको चट्टानें दिखाई देंगी। तो वही कह रहा है कि जो चट्टानें का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, चट्टानें सबसे पहले ज्वालामुखी से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप बनी होंगी। जो हमारी चट्टानें हैं कैसे बनी, जब ज्वालामुखी निकलता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ लावा लेकर आती है। जब वो लावा जो क्या होता है उसके साथ कई तत्व भी रहते हैं, वो ठंडा होने के बाद क्या होती है, एक चट्टान का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार जो चट्टानें बनती हैं, चट्टानों के प्रकार भी होते हैं। तो इस प्रकार की चट्टान को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान, जबकि इग्नियस मतलब होता है आग्नेय चट्टानें। तो जो ज्वालामुखी के लावे से जिस चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चर्चा कीजिए कि आग्नेय शैलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं। जो हमारी आग्नेय शैल होती हैं उसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं, इस पर हमें चर्चा करना है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलता है। आप लोग देखे होंगे लावा किस प्रकार से कितना उसका टेम्परेचर अधिक रहता है, जो बहता हुआ लावा निकलता है। तो कहीं आपको खुद ही समझ में आता होगा उसमें कैसे जीवाश्म रह पाएंगे। जो जीवाश्म होगा भी तो उसको जला देगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आता है।
तो उसी पे आपको उत्तर में चर्चा इस प्रकार की लिखना है। लिखेंगे आग्नेय शैलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले गर्म एवं पिघले हुए तरल पदार्थों, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। जो हमारा लावा होता है, जो तरल पदार्थ होता है जो निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक बच्चों, कि ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। जब हमारा मैग्मा यानी जो तरल पदार्थ है उसके ठंडा होने के पश्चात जब जम जाती है तो उसके फलस्वरूप आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सोचिए अगर परतदार शैल ना होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता? बच्चों यहाँ पे परतदार शैल का मतलब है ये आपका दूसरा टाइप्स है रॉक का, तो इसको हम बोलते हैं परतदार शैल कह सकते हैं या और सादी चट्टानें भी कह सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इंग्लिश में इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, या परतदार शैल को हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है परत दर परत होता है। एक लेयर के ऊपर इस प्रकार से चट्टानें बैठती चली जाती हैं और इस प्रकार से निर्माण होता है। इन्हीं के बीच में जो हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, तेल होते हैं, इन्हीं के बीच में पाया जाता है, क्योंकि जीवाश्म में जब दब जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में दबने के फलस्वरूप जब टेम्परेचर और प्रेशर लगता है अधिक या कम होता है तो वो जीवाश्म किस में चेंज होते हैं? वो खनिज पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। तो हमको उत्तर में क्या लिखना होगा? अगर परतदार शैल ना हो तो कोयला एवं खनिज तेल नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जानते हैं जो जीवाश्म जो होता है वो कहीं ना कहीं अवसादी चट्टानों में पाया जाता है या परतदार चट्टानों में पाया जाता है, या इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। तो ये अगर नहीं होती तो इसमें ये दबते नहीं, टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ता, प्रेशर नहीं बढ़ता, तो ये क्या है कि खनिजों में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। इसलिए परतदार शैल होने का यही हमारा लाभ है कि हमें खनिज और तेल मिलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है पता करें कि आपके घर में लगने वाली ईंट का निर्माण कैसे होता है। बच्चों आपने देखा है ईंट आपके घरों में लगी होंगी, तो जो ईंट हमारा होता है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ होता है? तो सबसे पहले हम क्या इसको लिखना आपको सोच करके, आप देखे भी होते होंगे अपने गांव में भट्टे के आसपास बनते हुए। तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ईंट बनाने के लिए? सर्वप्रथम गीली मिट्टी को सांचे में दबाकर कच्ची ईंट बनाई जाती है। जो हमारा गीली मिट्टी होता है एक सांचा इस प्रकार से होता है, इसमें हम मिट्टी भर देते हैं और क्या करते हैं एक ईंट बना लेते हैं। बीच वाला जो भाग हमारा होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम फ्रॉक कहते हैं। ये जो खाली स्थान होता है उसको फ्रॉक बोला जाता है। ठीक है, ईंट के बीच में जो खाली स्थान छोड़ा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गीली मिट्टी को सांचे में दबाकर कच्ची ईंट बनाई जाती है, फिर कच्ची ईंट को कोयले के ताप द्वारा पकाकर पक्की ईंट बनाई जाती है। इस प्रकार ईंट का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 6 है नीचे चट्टान का महत्व बताया गया है। रिक्त खाने हैं में चट्टान का प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल के माध्यम से हमें समझना है कुछ कौन सी चट्टानें कहाँ पे उपयोग होती हैं, तो कौन सी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं और किस प्रकार की चट्टानें हैं। सबसे पहला यहाँ पे पहला पॉइंट है मकान व मूर्ति बनाने के लिए किस प्रकार की चट्टानों का हम उपयोग करते हैं। तो मकान और मूर्ति बनाने के लिए बालू का पत्थर या संगमरमर जो चट्टानी है उनका प्रयोग होता है। ये किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक इससे बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि इसका जो है रूपांतरण हुआ है। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको काफ़ी दिन तो छोड़ दो तो क्या होती हैं अपने रूप को चेंज करके दूसरा कुछ फॉर्म कर लेती हैं। तो इस प्रकार जो हमारी बालू का पत्थर होता है, संगमरमर होता है, क्या होती हैं ये सब रूपांतरित चट्टानें हैं। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है लिखने के लिए जो उपयोग में होती हैं किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो लिखने के लिए हमारा चौक देखे होंगे, स्लेट होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब क्या है, ये सब परतदार चट्टानें होती हैं, यानी इसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड है जलने के लिए हम कोयला का उपयोग करते हैं, जलाने के लिए हम कोयले का उपयोग करते हैं। ये किस प्रकार की रॉक होती हैं, ये रूपांतरित, जैसे कि हमने बताया अपना रूप चेंज कर लेती हैं।
आभूषण क्या होता है बच्चों? आभूषण में भी एक प्रकार का हमारा, जैसे आभूषण वाला हीरा क्या होता है? एक रूपांतरित चट्टान है। ये क्या होता है? एक कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, यानी कि इसका रूप चेंज होने के बाद, यानी कि रूपांतरित होने के बाद, जो कार्बन रूपांतरित होने के बाद क्या बनी है? हीरा बना हुआ है, इसलिए भी ये क्या है? रूपांतरित चट्टान है। कृषि के लिए चिक्का मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस मिट्टी, ये सब कौन सी है? अग्नेय चट्टानें होती है। अग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, उनसे अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आई थिंक इसको आप समझे होंगे। अब कुछ और प्रश्न हैं, उसको भी कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पे आपको पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनका नाम लिख के बताना है। तो उसको उत्तर में हम लिखेंगे, पृथ्वी की 3 आंतरिक जो होती 3 परतें होती हैं। पहला है आपका भूपर्पटी, दूसरा आपका है मेंटल, तीसरा आपका है क्रोड। तो पृथ्वी में 3 प्रकार की परतें होती हैं, जिसको पहले वो बोलते हैं भूपर्पटी, दूसरे को बोलते हैं मेंटल, जबकि तीसरे को बोलते हैं क्रोड। मेंटल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा मेंटल होता है उसको पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक हो जाता है आपका ऊपरी मेंटल तथा दूसरा हो जाता है निचला मेंटल। इस प्रकार जो हमारा तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो परत है, उसको क्रोड कहते हैं। क्रोड को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका आंतरिक कोड, जबकि दूसरा आपका हो जाता है बाह्य कोड। तो इस प्रकार की जो परतें होती हैं पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, इस प्रकार से बटी हुई हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो बच्चों जो भूपर्पटी होती है उसकी सबसे अधिक मोटाई हमारा जो हमारे पर्वत होते हैं उनके नीचे पाई जाती है। तो उत्तर में पूरा ये लिखेंगे, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। प्रश्न नंबर अगला है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो उससे लावा निकलता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, वो कहाँ पे एकत्रित होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला, यहाँ पे लिख लीजिएगा लावा, लोहा यहाँ पे गलत लिखा गया तो लावा लिख लीजिएगा। जो लावा होता है पृथ्वी की सतह पर जम जाता है और जमने के बाद किसका फॉर्म करता है? रॉक बनाता है, यानी कि चट्टाने का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टाने कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। जो हमारी आग्नेय शैलें होती हैं यानी इग्नियस रॉक होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता यह है, ये शैल कठोर होती है, अतः अपरदन कम होता है। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का पानी के थ्रू कटाव हो जाना, या जब हवा बहती है तो आप देखते हैं कि धूल कण जो उड़ते हैं कहीं ना कहीं उड़ करके भी मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अपरदन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अपरदन का मतलब कि मिट्टी का कटाव होना। आप देखेंगे जब कहीं पे भी रॉक रहेगा तो रॉक तो मिट्टी से पानी से जल्दी कट नहीं जाता है, तो रॉक भी कट जाता है, कभी बहुत लगातार पानी काटते रहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोहा जो पढ़ा था, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, मतलब कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो जो चीज़ें हम लगातार करते रहते हैं, कितना भी अभ्यास करते रहते हैं, तो हम एक रस्सी से एक सेल को यानी पत्थर को भी काट सकते हैं। उसी प्रकार अगर पानी भी लगातार किसी पत्थर पे गिराते रहेंगे तो अपने रास्ता खुद ही बना लेता है, लेकिन इसका अपरदन कम होता है, इसीलिए लिखा गया है अपरदन जो है कम होता है। अपरदन तो होता है पर कम होता है। दूसरी विशेषता यह है, ये सेल रवेदार और दानेदार होती हैं। दानेदार और रवेदार का मतलब समझ ही रहे होंगे आप। प्रश्न नंबर 3 है, अगला इसकी विशेषता है, इन सेलों में परत नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि आपने सुना शुरुआत में ही पढ़ा, जो अग्नि चट्टानी होती हैं उनका निर्माण लावा से होता है और बहते हुए बहकर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसमें जो होती परत नहीं पाई जाती हैं।
इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जब परत नहीं पाई जाएगी तो जीवाश्म की सवाल ही नहीं उठता है, जीवाश्म कैसे बन जाएगा। 5वां पॉइंट है, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ये शैलें तभी निर्माण होंगी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, और जब ज्वालामुखी से लावा या मैग्मा निकलेगा तभी इन चट्टानों का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध होगा वो प्रायः किससे होगा, ज्वालामुखी से होगा। इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ, सोना चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। तो जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सोना चांदी, अभ्रक का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, अभ्रक जो हमारा प्रेस होता है, प्रेस यानी जो हम कपड़े प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, जो हमारा इस्त्री होता है उसके जो प्लेट होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये होता है विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक, जिसको हम इंग्लिश में माइका बोलते हैं। ठीक है, ये माइका होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अभ्रक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो आपको, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है जबकि हीट यानी टेम्परेचर का सुचालक होता है, तो इसलिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है अभ्रक का। ये सब हमारी इन चट्टानों में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रूपांतरित सेल किससे कहते हैं, कैसे बनी होती है। जो हमारी रूपांतरित सेल होती है यानी इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है हमारा, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, आग्नेय सेल तथा परतदार सेल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल बनती हैं। जो आग्नेय सेल तथा परतदार सेल में दाब व ताप, जब हम प्रेशर की बात करते हैं यानी दाब की बात करते हैं, या टेम्परेचर की बात यानी ताप की बात करते हैं, तो इनमें जब परिवर्तन होता है यानी टेम्परेचर बढ़े या घटे तो उनके फलस्वरूप जो होती है रूपांतरित सेल है, किसमें रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। यही हमारी जो इग्नियस रॉक होती हैं या हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं, इन्हीं में जब टेम्परेचर का चेंजेस होता है तो क्या बनती हैं हमारा, जैसे कि आपने देखा संगमरमर। संगमरमर हमारा क्या है, चूना पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। जब चूना पत्थर जो हमारा होता है उसको कम टेम्परेचर या कम प्रेशर या जो भी होता है पृथ्वी के अंदर रहती है तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, वो संगमरमर यानी कि जो अपने टाइल्स देखे होंगे उसमें कन्वर्ट होती जाती हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे सेकंड है, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। जैसे कि ग्रेफाइट है, हीरा है, चूने हैं, चूने का पत्थर है, संगमरमर है, अभ्रक है, कोयला है, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, आग्नेय, परतदार, रूपांतरित। यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार की चट्टानें दी गई हैं, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो आपको एक लाइन में लिख लेना है, यहाँ पे 3 लाइन खींच लेना है, एक इधर एक इधर, इधर लिख लेना है आग्नेय चट्टान, ठीक है, इसमें लिखना है परतदार या अवसादी चट्टान, इसमें लिख लेना है तीसरे में रूपांतरित चट्टान। अब इसमें से जितने ऑप्शन दिए गए वहीं से खोज करके जो आग्नेय चट्टान वाली हैं उसको आग्नेय चट्टान के नीचे लिखते जाइए पॉइंट वाइज से, जो परतदार चट्टानें होंगी उसको परतदार चट्टानों में पॉइंट वाइज से लिखते चले जाइए, और जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनको इसमें इस कॉलम में लिखते चले जाइए। यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं सही शैलों का सही वर्गीकरण। तो सही जो वर्गीकरण यहाँ पे करके दिखाया गया है, तो जो आग्नेय चट्टानें हैं हमने बीच में 2 लाइन खींच दिया, एक तरफ लिख दिया आग्नेय चट्टान, एक में अवसादी चट्टान जिसको हम परतदार चट्टान भी बोलते हैं, और एक होते हैं आपका रूपांतरित शैल या चट्टान। तो जो हमारा अभ्रक होता है, क्योंकि आपने सुना जो आग्नेय चट्टानों में अभ्रक पाई जाती है, बेसाल्ट भी हमारा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, ग्रेनाइट जो है हमारा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उन लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अभी से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपके भविष्य के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्षा 7 के बच्चों के लिए। सेकेंड यहाँ पे दिया गया अवसादी में कोयला जो हमारा होता है अवसादी चट्टान है, क्योंकि ये परतों के बीच में पाया जाता है। चूने का पत्थर जो हमारा अवसादी चट्टान है, बालू हमारा है अवसादी चट्टान। इन सभी के रूपांतरण के फलस्वरूप जो चट्टान बनता है उसको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। जो हमारा संगमरमर है ये रूपांतरित चट्टान है, स्लेट हमारा रूपांतरित चट्टान है, ग्रेफाइट हमारा रूपांतरित चट्टान है, हीरा हमारा रूपांतरित चट्टान है। बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रेफाइट और ग्रेनाइट की। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि अक्सर यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ये बताइए ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टानें हैं, किस चट्टानों में पाया जाता है ग्रेनाइट, जबकि ग्रेफाइट किस चट्टानों में पाया जाता है।
ग्रेफाइट हमारा रूपांतरित शैल में पाया जाता है, जबकि ग्रेनाइट हमारा होता है अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा सही वाक्य यानी कि भरना था, इसको करना नहीं है। प्रश्न नंबर लास्ट का देख लीजिए, चौथा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, पहला पॉइंट है, पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। जो हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सियाल बोलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निचली परत को क्या कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी निचली परत को क्या कहते हैं, उसको हम निफ़े कहते हैं। आपने सेकंड पार्ट में पढ़ा होगा निफ़े, आपने अगर बुक को रीड किया होगा या अगर वीडियो को दोनों देखा होगा तो वहाँ पे आपने निफ़े और सियाल के बारे में डिटेल अध्ययन किया होगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट करते चलिए साथ में। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप किसमें कन्वर्ट होती हैं। जो हमारा चूना पत्थर होता है उसका रूपांतरण जब होता है तो हमारा उसमें संगमरमर में ये चेंज होता है। तो हम जैसे हम जानते हैं जो हमारा संगमरमर है कैसा है, रूपांतरित चट्टान है, और जब चूना पत्थर का रूपांतरण होता है तो संगमरमर का निर्माण होता है। लास्ट प्रश्न है इस पर, लास्ट पॉइंट है, मेंटल की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। जो मेंटल का ऊपरी परत होता है उसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल। जो मेंटल का ऊपरी परत होता है उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को भी नोट करते चले होंगे। नोट करने के बाद जैसे कि हम बताते आ रहे हैं उसको आप फ़ोटो खींच लीजिएगा, जो नोट करें हैं। खींचने के बाद उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा जो आपके कॉलेज का या स्कूल का बना होगा। अब जो आपके होमवर्क दिए जाते हैं वहाँ से आपके कंप्लीट हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे 100% देखने को मिलेगा। और अगर आपने इसको अभी तक 2 पार्ट पीछे दिए गए उसको नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और इसको आप ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपने स्कूल के ग्रुप में।